नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय राजनीति के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उसमें एक चुनौती है आतंकवाद, नक्सलवाद, वैश्विक आतंकवाद, इस तरह की। तो आज इन चुनौतियों में हम अध्ययन करेंगे नक्सलवाद की चुनौती का कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद के उदय के क्या कारण हैं और हम किस तरह से इनसे अपने देश को बचा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार कोरोना वायरस के कारण देश में अभी तक बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इस संकट की घड़ी में भी एक और जो संकट है वो हमारे सामने, देश के सामने आ रहा है। वो है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों पर हुए जानलेवा नक्सल हमले से संबंधित है। इस घातक हमले में 17 जवान शहीद हो गए और 14 जवान घायल हुए। निश्चित रूप से ये प्रश्न विचारणीय है कि नक्सलवाद मूल रूप से कानूनी समस्या है या विषमता से उत्पन्न लावा है। एक विचारकों का एक वर्ग जहां नक्सलवाद को आतंकवाद जैसी गतिविधियों से जोड़कर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं एवं दमन शोषण की पीड़ा से उपजा ये एक अपने आप में विद्रोह माना जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगी कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद के क्या कारण हैं, उससे उपजी जो परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण करने का इस वीडियो में प्रयास किया जाएगा। और साथ ही नक्सलवाद के से जो परेशानियां आ रही हैं उनसे कैसे अपन छुटकारा पा सकते हैं, इन सारे प्रयासों की भी समीक्षा करने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें ये देखा जाता है कि वास्तव में नक्सलवाद की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो क्या है। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर ही उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया है। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता सामने आए। इन नेताओं में मुख्य रूप से चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी का नाम लिया जा सकता है। कुछ कम्युनिस्ट द्वारा गोरिल्ला युद्ध के जरिए राज्य को अस्थिर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ही नक्सलवाद कहा जाता है। भारत में ज्यादातर जो नक्सलवाद है वो माओवादी विचारधाराओं पर आधारित है, जिसके जरिए वे मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और लगातार युद्ध के जरिए जनता की सरकार को लाना चाहते हैं। भारत में हम सभी जानते हैं कि वामपंथी आंदोलन पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित था, वहीं आज का माओवाद चीन से प्रभावित है। ये मौजूदा माओवाद हिंसा और ताकत के बल पर समानांतर सरकार बनाने का पक्षधर है। इसके अलावा अपने उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित मानते हैं। इन दिनों शहरी नक्सलवाद की गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि शहरी नक्सलवाद क्या है। पिछले कुछ वर्षों में शहरी नक्सलवाद या इसको हम अर्बन नक्सलिज्म भी कह सकते हैं। अर्बन नक्सलिज्म जो शब्द है वो बड़ी तेजी से हमारे सामने आ रहा है। इसका अर्थ होता है कि शहरी आबादी में रहने वाले लोगों से जो प्रत्यक्ष तौर पर तो नक्सलवादी नहीं है, लेकिन वो नक्सलवादी संगठनों के प्रति और उनकी गतिविधियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कई बार इन नक्सलियों के लिए युवाओं की भर्ती मदद करने का भी आरोप लगता रहा है। अब है कि स्टेप्स ऑफ नक्सलिज्म क्या है या नक्सलवाद के चरण क्या है। प्रथम चरण में वर्ष
1967 से 1980 तक का समय नक्सलवादी गतिविधियों का प्रथम चरण था। इसका प्रथम चरण मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवाद पर आधारित था, अर्थात ये वैचारिक और आदर्शवादी आंदोलन का चरण रहा है। इस चरण में नक्सलवादियों को जमीनी अनुभव तथा अनुमान की कमी देखने को मिली है। इस चरण में नक्सलियों को राष्ट्रीय पहचान तो मिली। दूसरे चरण में क्या हुआ कि 1980 से 2004 तक का जो समय है वो जमीनी अनुभव, जरूरत और आवश्यकता के आधार पर चलने वाला क्षेत्रीय नक्सली गतिविधियों का दौर था। इस चरण में नक्सलवाद का व्यावहारिक विकास हुआ। तीसरा चरण आता है कि 2004 से वर्तमान में जारी इस चरण में नक्सलियों का राष्ट्रीय स्वरूप उभरा और विदेशी संपर्क बढ़े, जिससे अब नक्सलवाद राष्ट्र की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बनकर के उभर कर सामने आया है। अब है नक्सलवाद की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। नक्सलियों का कहना है कि ये उन आदिवासी और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने पिछले कुछ लंबे समय से अनदेखी की है। वे जमीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के साथ में स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित जो अधिकतर इलाके हैं वो आदिवासी क्षेत्र जनजातियों से बहुल है और उनकी जो जीवन यापन की बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पर ना तो सड़कें हैं, ना पीने के लिए पानी है, ना शिक्षा है और स्वास्थ्य संबंधी भी कोई भी सुविधाएं नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह के रोजगार के अवसर सरकार द्वारा क्रिएट किए गए हैं। तो नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं, जैसे कि नक्सली सरकार के विकास के कार्यों के क्रियान्वयन में जो है वो बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ट्राइबल एरियाज हैं, आदिवासी क्षेत्र है और ये अपने जो क्षेत्र है उसमें अपने को खूब मंडूक रखना चाहते हैं, ये उसका विकास करवाना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है कि ये इन्हें सरकार के खिलाफ भड़काती हैं और ये लोग क्या करते हैं कि उन लोगों से, आदिवासियों से वसूली करते हैं और समानांतर जो है अदालतें लगाते हैं, जिससे जो ये आदिवासी हैं वो प्रशासन तक नहीं पहुंचने के कारण जो स्थानीय लोग हैं वो नक्सलियों के अत्याचार का लगातार शिकार होते रहते हैं। इनमें चूंकि शिक्षा का प्रसार नहीं है, अशिक्षा के कारण विकास के कार्यों की उपेक्षा होती रहती है। और दूसरी बात क्या होता है कि जैसे एक पुराने समय में क्या होता था कि जो एक छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे आदिवासी के या कबीलों के, तो उनमें क्या होता था कि जो उनका सरदार जो कह देता था वो ही उनको सत्य होता था, वो एक एरिया विशेष से बाहर नहीं जाते थे। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक हो जाता है कि सरकार द्वारा इन जो आदिवासी हैं या जो स्थानीय लोग हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में आकर के उनको ये एक विश्वास दिलाएं कि सरकार उनके साथ है। तो हम सभी जानते हैं कि देखो, सामाजिक जो विषमता है वो एक वर्ग संघर्ष की जन्मी होती है। जो भी एक जितनी इनइक्वालिटी बढ़ेगी उतना ही संघर्ष जन्म लेगा। तो ऐसी स्थिति में आजादी के बाद इतने वर्षों के बाद भी इन स्थानीय लोगों में कोई जागरूकता नहीं आ पाई है और इनकी जो सामाजिक असमानता है वो और भी गहरी हो गई है, जिसके कारण क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा नक्सलियों के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक हथियार हो गया है, जो ये मानते हैं कि इन आदिवासियों के साथ में सरकार द्वारा असमानता का व्यवहार किया जाता है। शासन द्वारा जितनी भी जनता के हित के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो उनका क्रियान्वयन किया जाता है, उसमें क्या होता है कि एक गंभीरता का, निष्ठा का अभाव देखने को मिलता है और उसमें एक पारदर्शिता का अभाव देखा जा सकता है, जिसके कारण वंचितों को भड़काने और नक्सलियों की नई पौध तैयार करने के लिए ये जो माओवादी हैं उनको एक अच्छा बहाना मिल जाता है। आम जनता को अब ये समझ में आने लगा है कि सत्ता के केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं
वो ना तो सामाजिक विषमताएं समाप्त करना चाहते हैं, ना ही भ्रष्टाचार को आश्रय देना बंद कर देंगे, और न ही नक्सली समस्या के उन्मूलन के प्रति वो लेश मात्र भी राजनीतिक इच्छा शक्ति रखते हैं। आर्थिक घोटाले के ज्वार ने नक्सलियों को देश में कुछ भी करने की मानसिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। तो ऐसी स्थिति में इनके हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। नक्सलियों का मानना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनके लिए सरकार ने वर्षों से अनदेखी की है। तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा आवश्यक है कि कुछ इस तरह के सॉलिड ठोस प्रयास किए जाएं ताकि स्थानीय जनता के मन में उनके लिए जो विद्वेष है वो समाप्त हो जाए। सरकार द्वारा क्या होता है कि आमतौर पर जो कानून व्यवस्था है वो स्टेट लिस्ट का विषय है, ये हम सभी जानते हैं, राज्य सूची का विषय है। यानी राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम संबंधित राज्य का होता है। लेकिन नक्सलवाद की विकटता को देखते हुए 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उसके बाद गृह मंत्रालय में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए एक अलग प्रभाग बनाया गया। सरकार वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर काम कर रही है। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है और वर्ष 2022 तक 48,877 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2013 में आजीविका योजना के तहत रोशनी नामक विशेष पहल की शुरुआत सरकार द्वारा की गई थी ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। 2017 में नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 8 सूत्रीय एक प्रोग्राम चलाया जिसे समाधान नाम से जाना जाता है। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए लाभदायक होगा। या आप याद रखना कि 2017 में केंद्र सरकार ने 8 सूत्रीय जो प्रोग्राम चलाया उसका क्या नाम था। अब है कि ऑपरेशन समाधान भारत में नक्सली समस्या को हल करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ये एक पहल है। इसका समाधान से तात्पर्य, समाधान जो है इसको डिफाइन किया गया है एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप यानी कि कुशल नेतृत्व, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी यानी कि आक्रामक रणनीति, एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण, एक्शनेबल एंड इंटेलिजेंस, डी फॉर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरिया यानी कि कार्य योजना आधारित प्रदर्शन सूचकांक एवं परिणामोन्मुखी क्षेत्र। अगला आता है एच फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी यानी कि जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर कारगर हो उसको कहते हैं कारगर प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट आता है ए एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट प्रत्येक रणनीति की कार्य योजना। एन फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग नक्सलियों के वित्त पोषण को विफल करने की नीति। फिर आता है ये हो गया समाधान, क्लियर हो गया बिल्कुल। एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप हो गई, कुशल नेतृत्व के द्वारा आक्रामक रणनीति से अभिप्रेरित एवं प्रशिक्षण प्रोग्राम करवाना और गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा जो कार्य योजना दी गई है उसको सूचकांक देखना और कारगर प्रौद्योगिकी करना और नक्सलियों के वित्त पोषण को विफल करने की नीति। तो सर्वाधिक नक्सल प्रभावित 30 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संचालित किए गए और सरकार द्वारा अगर कोई नक्सली अपनी हिंसा को छोड़ करके पुनर्वासित होना चाहता है तो सरकार इसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर रही है। लेकिन सरकार के सामने नक्सलीय समाधान के लिए कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं, जैसे कि नक्सलवाद सामाजिक आर्थिक कारणों से उपजा था। आदिवासी गरीब और बेरोजगार थे जिसके कारण उनकी जीवन शैली में जो है वो निम्नता थी और दूसरी बात है कि वो उनके पास में स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा नहीं थी
तो बीमारी से वो बहुत ज़्यादा ग्रसित थे और उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि विकास करने की बजाय सरकार को ये चाहिए कि उनकी शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और रोजगार देने की बजाय जो उन्हें नए नए जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून उनको ये सारी सुविधाएं दें। दूसरी बात है कि आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, खेती की दुर्दशा भी वहीं की वहीं बनी हुई है और ये भी जो है सरकार द्वारा जितने भी उपाय किए जा रहे हैं उनको लागू करने में हमेशा दिक्कत महसूस होती है। इन्हीं असंतोषों की वजह से क्या होता है, नक्सलवादी सोच को बढ़ावा मिल रहा है और हमारी सरकारें जो है वो एक पारदर्शिता रखे और शक्तिशाली तरीके से इस समस्या को निपटाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। दूसरी बात है कि इनका जो रहने का ढंग है, इनको जो है थोड़ा सा आधुनिकता की राह में लाने में सरकार को विशेष चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि नक्सलियों द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा का लाभ उठाया जाना तथा केंद्र और राज्यों तथा अन्य राज्यों के बीच आपसी समन्वय का अभाव भी नक्सलीय समस्या के समाधान में मुख्य चुनौती के रूप में आगे आ रहा है। सरकार को चाहिए कि जहां एक इस समस्या की वजह से आर्थिक और सामाजिक विषमता देखने को आ रही है, वहीं इसे राजनीतिक समस्या भी समझा जाने लगा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पार्टी राजनीति में सत्ताधारी में आती है वह इसको अपना एक सिक्का मान लेती है और वो उसको भुनाती रहती है। क्योंकि हमारी सरकारें क्या होती हैं, ज़्यादातर जो संविधान की 5वीं अनुसूची को इम्पोर्टेंस देने में कतराती हैं। क्योंकि इस अनुसूची में 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े मामले आते हैं। राइट्स एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की इस अनुसूची के तहत बात की गई थी, जिसके द्वारा आदिवासियों को अपने क्षेत्र में प्रशासन करने का अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी, जिसमें कि 20 सदस्य होते हैं, जिनके 3/4 सदस्य वे होते हैं जो संबंधित राज्य की विधानसभा में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सत्य ये बात है कि हिंसा से प्राप्त की हुई व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है और अंत में टूट जाती है। सरकार को भी कानून व्यवस्था की समस्या से ऊपर उठकर इनकी मूलभूत समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो अब असाइनमेंट में हम ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं, नक्सलवाद के समाधान में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। धन्यवाद।